ब्रदर अभी तक क्या बोला, क्या समझा बोलो, शुरू से लेकर बोले आप मैक्सिमम क्या है 50 to 60% समझ रहे हैं। ब्लड की क्या ज़रूरत है तो तुरंत ला के कलेक्शन करते हैं, पेशेंट को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट रहता उन सबको सप्लाई करने के वक्त यहाँ स्टोरेज करना है। स्टोरेज ब्लड बैग में 3 टाइप्स नहीं बोलो कोई बात नहीं बोलो। Good afternoon, everyone. Today we come here to visiting of the hospitals, and we are all of the medical students, lab technicians. First, we should be know about that, how to perform in the blood bank and what is the meaning of blood bank. सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई ब्लड बैंक क्या है। हम लैब टेक्नीशियन तो बन रहे हैं, हम कॉलेज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल स्टे करवाया जाता है, सिर्फ हम लोग पास होकर निकल जाते हैं। ऐसे डिग्री से कोई मायने मतलब नहीं होता, इसीलिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थियरी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आए हैं अलमिन हॉस्पिटल के अंदर, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो देखा एक कॉमनली जो बायोकेमिस्ट्री आप देखे, माइक्रोबायोलॉजी आप देखे, फिर उसके बाद सीबीसी मशीन वगैरह को देखे। तो यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री जो लैब हम लोग ने देखे वहाँ पर मशीन अवेलेबल है, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर अगर आपको वन टाइम में 40-50 पेशेंट्स की रिपोर्ट की आपको नीडेड है, आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, तो मशीन आपको परफॉर्म करके दे सकती है। आप उसे ब्लड निकाल कर सेंट्रीफ्यूज करके वो मशीन के अंदर रख कर आपको वहाँ पे पीसी के अंदर आपको सेट करना होता है कि भाई मुझे कौन कौन से रिएजेंट डालना है, क्या क्या करना है, उसको सेट करने के बाद वो टाइमिंग के हिसाब से आपको रिजल्ट दे सकती है। लेकिन इसी तरह जब हम लैब टेक्नीशियन बनते हैं तो हमारा काम भी होता है कि भाई ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का मतलब होता है कि स्टोरेज ऑफ द ब्लड इन द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर करके रखना होता है। लेकिन एक चीज़ आती है कि ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब और कैसे। सबसे पहले ब्लड हमें टेस्ट करना होता है, मतलब ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, एक रेड इन कलर में होता है, लिक्विड शेप में होता है, और जो ब्लड जो कंपोजिशन जो बनता है वो उसके कंपोनेंट डिफरेंस है, एक आरबीसी बनता है, एक डब्ल्यूबीसी से बनता है, एक प्लेटलेट से बनता है, एक प्लाज्मा से बनते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें नॉलेज होना कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीसी, कब कब कौन से पेशेंट्स को किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है हम नहीं पहचान सकते। किसी का अगर आरबीसी लॉस हो रहा है, किसी के बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है, किसी के बारे में प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है या प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें सबसे पहले इसका रोल मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल है, सेंटर पार्ट उसका एचपी है, क्या रोल है आरबीसी का, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, क्विकली एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। भाई इसकी लाइफ स्पेन क्या है, ब्लड बैंक के अंदर भी लाइफ स्पेन रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, और उसकी लाइफ स्पेन 90 to 120 डेज होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, 4.5 to 5 मिलियंस होती है। इसी तरह जब डब्ल्यूबीसी की तरफ आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को, ये कलरलेस होता है कंपेयर टू द आरबीसी के। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 4000 to 11000 होता है। ये एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, ये हमारे बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंस सेंटर होते हैं उसे किल करने में इस्तेमाल कर सकता है। प्लेटलेट है, ये बॉडी में ब्लड क्लॉट होने से बचा सकता है। ये अलग अलग डिफरेंट काउंट्स में होता है, ये अडल्ट्स में अलग होता है और उसके बाद चिल्ड्रंस में अलग होता है। 2.5 to 5 लाख ये अडल्ट में होता है, और 1.5 से ये 4 लाख जो होता है ये चिल्ड्रंस में होता है। ये प्लाज्मा, इट इज अ न्यूट्रिशन, इट इज कैरी द न्यूट्रिशन, कैरी कर लेता है। ये टोटली 99% वाटर प्रेजेंस होता है। इतना तो हमें मालूम हो गया, लेकिन सर ने बताया कि ब्लड कब हमें जरूरत पड़ सकती है, डोनेट कब करना है हमें, रिसीवर कब कर सकता है आदमी। दो चीजें हैं इसमें, एक डोनर है, एक रिसीवर। डोनर का मतलब क्या होता है, जो ब्लड डोनेट करता है। रिसीवर का मतलब क्या होता है, जिस पेशेंट्स को जरूरत पड़ सकती है। इंसिडेंट हो सकते हैं लाइफ में कभी भी, अगर मैं एक्सीडेंट जा रहा हूँ, मेरी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, लॉस ऑफ द ब्लड मेरी बॉडी में से चला गया, तो उस वक्त जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी का सर्जरी चल रही है उस वक्त हो सकती है, या डिलीवरी के टाइम पे अब जब फीमेल के ब्लड लॉस होता है उस वक्त जरूरत पड़ सकती है, या किसी पेशेंट्स को एनीमिया है उस वक्त भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब एक क्राइटेरिया है कि हम ब्लड डोनर कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्राइटेरिया को हमें जानना जरूरी है, कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी तरह आए सर मेरा ब्लड डोनेट करो, ये हम नहीं बोल सकते किसी को के अंदर। सबसे पहले एक मेल और फीमेल के अंदर जो सेंटर पार्ट जो मैंने बताया, एचपी जो हीमोग्लोबिन जो बताया है, वो सेंटर पार्ट है जो रेड हीमो प्लस ग्लोबिन से मिलके बनता है। हीम मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। तो ये चीजें देखना है कि फीमेल में नॉर्मल रेंज कितना है भाई, 11 to 15 है, और उसके बाद मेल में कितना भाई 12 to 18। अब एक क्राइटेरिया है कि कितना एचबी रहा तो ही मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, वो भी जानना जरूरी है। अगर किसी का इंसान का 14 प्लस है या फिर 13 प्लस है, अगर अराउंड अंडर 16 में है, तो अगर 12 अप होगा तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है, और अंडर 10 है वो नहीं कर सकता है ब्लड डोनेट किसी को, क्योंकि उसको खुद को जरूरत है। वो खुद एनीमिया पेशेंट्स में
कन्वर्ट हो रहा है, वो हालत में देखना है। फिर उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप भी चेक करना है। बगैर ब्लड ग्रुप चेक करे आप किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और फिर रिसीव नहीं कर सकता। इनकम्पेटिबिलिटी होना जरूरी है, वहां पर आप लोगों को रिएक्शन हो सकता है। ब्लड ग्रुप में भी कितने टाइप्स के हैं, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ओ है। ये पहले पेशेंट्स का देखना है, ए वाला ए को दे सकता है, ए बी वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, फिर उसके बाद ओ है वो सबको दे सकता है। ये जांचना बहुत जरूरी है। जब तक इसे हम नहीं जांचेंगे हम किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आता कि भाई ब्लड प्रेशर को भी चेक करना है आपको कि भाई मेरा बीपी कितना है, जो मेरा सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कितना है, 80 to 120 बार रहना है, वो भी देखना है। पेशेंट्स का क्राइटेरिया में आपको हिस्ट्री चेक करना है कि भाई अगर मैं किसी पेशेंट्स को ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो मैं बिफोर 6 मंथ से मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन डिसीज है, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को टीबी है, या फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या बीपी के टैबलेट ले रहा है, तो वैसे पेशेंट्स को हम बोल सकते हैं कि भाई आपको ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इट इज़, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर थ्योरी प्लस और प्रैक्टिकल दोनों की ज़रूरत होती है। आज कई दफ़ा आज ये माना जा रहा है, आज एक रुझान बन चुका है पैरामेडिकल कॉलेजेस का, टोटली एक रुझान क्या बन चुका है कि भाई सिर्फ कॉलेज ओपन करो और टू अर्न करो, पैसा कमाओ, बच्चों को एजुकेशन मत दो, ना उनको थ्योरी नॉलेज दो, ना उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दो, सर्टिफिकेट दे दो पास हो जाएंगे। इसीलिए आज गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है कि भाई हम जो भी है 10th के बच्चों को इस बार पैरामेडिकल DMLT इट इज नॉट एबल टू टेक द एडमिशन। If you want to take the admission in DMLT, you should must pass to the 12th science and to mandatory to subject of physics, chemistry and biology। ये अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया। सही, कई लोगों को गलत लग रहा है कि भाई गलत स्टेप हुआ, नहीं, क्योंकि जस्ट ओनली पास कर रहे हैं, कॉपी चल रही है, क्या करना। आज कितने बच्चे ऐसे देखता हूँ लैब टेक्नीशियन होने के बावजूद ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ड्राइवर बन रहे हैं, कभी कोई सेंटरिंग काम कर रहा है। इस कोर्स की वैल्यू को खत्म कर दिया जा रहा है। आज ये कोर्स बहुत जरूरी है, याद रख के चलो कि डॉक्टर साहब के बगैर कुछ नहीं है। जब तक आप रिपोर्ट नहीं देंगे डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको नॉलेज का होना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों को थ्योरी नॉलेज भी करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी करना है। दैट्स इट। थैंक यू सर, गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, मुझे बोलना था, हमारे से ज़्यादा बोल दिए सर।